हाय फ्रेंड्स, चलिए आपका स्वागत है गुरुकुल भिंड चैनल पर। और आज है यह सीटेट और एमपीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको जरूर देखने चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। लगभग 25-30 के लगभग क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये कथन किसका है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये कथन है हरलॉक का। हरलॉक ने ये कथन दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। देखिए, आत्मगौरव जो होता है सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में देखा गया है। मैंने आपको स्टेज पढ़ाई है, उसमें बताया है। आत्मगौरव जब किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस स्टेज में जब बालक आता है तो उसे आत्मगौरव यानी कि उसे स्वयं की प्रसिद्धि, स्वयं का मशहूर होना उसे बहुत ही, और उसे यदि उससे कोई कुछ वाक्य बोल दे तो उसे बहुत ही ठेस पहुंचती है। यानी कि उसे आत्मगौरव बहुत ही बड़ी विशेषता है एडोलसेंस एज की। कहीं भी आपको दिख जाए तो आप आंखें बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, ये दिया हॉल का सिद्धांत है, ठीक है, हॉल ने दिया था। किसने यह विचार दिया? अगला क्वेश्चन, ये किसने यह विचार दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? भाषा जो है विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है, किसने बताया था? वार्प थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? डार्विन ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, मैंने इनको जब पुस्तकें बताई थी उसमें बताया था, पुस्तक जरूर आती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रखी हुई है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? नैतिकता का होना। देखिए, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, ये तो होती है, आपको पता है। सबसे ज्यादा तीव्र विकास होता है शैशवावस्था में और एडोलसेंस स्टेज में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी रहती है शैशवावस्था में, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता ये भी रहती है, क्योंकि छोटा होता है बच्चा, कुछ आता नहीं है उसको, दूसरों पर निर्भर रहता है हर काम के लिए। लेकिन नैतिकता का होना यानी कि मोरलिटी उसके अंदर नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। जब बच्चा भाषा अवबोधन का संबंध नहीं कर पाता तो उसको भाषाघात बोलते हैं। भाषा अवबोधन संबंध विकार क्या है? भाषाघात है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। देखिए, एक शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, दूसरा स्मृति का विकास, तीसरा तर्क एवं निर्णय, चौथा अवबोध की क्षमता। देखिए, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई ये मानसिक विकास नहीं है, ठीक है। मानसिक विकास का स्मृति का विकास यानी कि मेमोरी डेवलपमेंट, अवबोध की क्षमता यानी कि उसमें के अंदर ज्ञान की जो कैपेसिटी होती है, और उसके बाद तर्क एवं निर्णय, लॉजिकल वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या है? मानसिक है। लेकिन शिक्षार्थी का जो वेट है और हाइट है वो कोई मानसिक विकास नहीं है। भले ही छोटी हाइट का व्यक्ति हो तो उससे उसका मानसिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो उतना उसका आईक्यू लेवल अधिक हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विकास कैसा परिवर्तन है? देखिए, विकास जो है वो कैसा परिवर्तन है? विकास का जब मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया है उसमें बताया विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। याद कीजिए दोस्तों, पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी ना पियाजे ने, ठीक है। तो वही अवस्थाएं हैं। याद है क्या आपको अवस्थाएं? नहीं याद हो तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं पियाजे की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। याद आया कुछ? याद करके देखिए। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जैसे संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी। अब आपको याद आ गया होगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। देखिए, किशोरावस्था में क्या है, जो बालक होता है वो अपने आप को ही संपूर्ण मानता है, अपने आप पर ही अहम केंद्रित रहता है, और उसका जो समाजीकरण वो अपने दोस्तों के साथ सबसे अधिक रहता है। सबसे उसकी जो मित्र मंडली होती है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। इतना वो माँ बाप की बात भी नहीं मानता जितना वो मित्र मंडली के सपोर्ट में रहता है। तो किशोरावस्था के दौरान उसका समाजीकरण जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। देखिए, संज्ञानात्मक, व्हाट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट? शारीरिक प्रयोजन, अभियोग्यता का विकास, सामाजिक प्रयोजन, सेक्टर। शारीरिक प्रयोजन जो होता है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है।
कुप्पुस्वामी। ये कथन किसका है? कुप्पुस्वामी ने ये कथन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो शिक्षक की सहायता किस चीज में करती है? स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सही में। इसका आंसर लगा रेड कलर में नहीं इंडिकेटर, लेकिन बता दे रहा हूँ उपरोक्त सही में ये इसका आंसर है। क्योंकि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो पढ़ा जाता है वो उसी के लिए पढ़ा जाता है कि पहले तो स्वयं को जाने हम, उसके बाद छात्रों को जाने कि छात्र कैसे पढ़ते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, फिर कक्षा की जो समस्याएं होती हैं, जो क्लासेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जाने। इसीलिए साइकोलॉजी का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। मतलब शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण क्या है? व्हाट इज द सोशलाइजेशन इन एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से। दूसरा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तीसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। चौथा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। देखिए समाजीकरण का मतलब ही ये होता है, मैंने आपको समाजीकरण पढ़ाया है, उसमें बताया है कि समाजीकरण का मतलब ये होता है कि समाज के नियमों के अनुसार चलना, अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेना। ठीक है, तो ये है उसका अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है, पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादक किया? पावलाव ने कौन सा किया था? अनुकूलित अनुक्रिया बताया था ना पावलाव ने। ठीक है ना, उसके बाद डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है, डॉट की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो मैंने एक वीडियो बनाया उसमें बताया है, सारे जो डिसऑर्डर हैं जो पढ़ने संबंधी वो सब बताया मैंने, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया वगैरह। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी समस्या है। ठीक है, उसके बाद आती है डिसकैलकुलिया, किस विषय से संबंधित है? डिसकैलकुलिया है अधिगम अक्षमता से संबंधित। ठीक है, किससे? लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है, देखिए प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक और निर्देशन। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा कोई हम दूसरे को नहीं पढ़ा सकते। हमारे अंदर से मोटिवेशन जब आएगा, ठीक है, छोटे बच्चे भी होते हैं उनमें भी हम चॉकलेट देकर मोटिवेट करते हैं, एनफोर्समेंट करते हैं, तो मतलब प्रेरणा देते हैं। उनसे हम बोल देते हैं कि हम आपको ये प्राइज देंगे यदि आप इतना करोगे, तो उस तरीके से प्रेरणा मिलती है। जब कोई बालक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसे प्रेरणा मिलती है किस चीज की? वो मोटिवेट रहता है अपने एग्जाम को फाइट करने में। तो प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? याद कीजिए दोस्तों, कोहलर का सिद्धांत मैंने बताया था, उसका नाम क्या था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं सभी सिद्धांत के मैंने अन्य नाम बताए हैं और अन्य नाम आपको एक बार जरूर पढ़ने चाहिए। तो जिसने भी हमारे वीडियो को नहीं देखा है वो सारे वीडियो जरूर देख लें। सारी सीडीपी की प्लेलिस्ट में जो डली हुई है क्लासेस, सारी क्लासेस एक तरफ से देख लीजिए, आपको कहीं कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने शॉर्ट रूप में सारी चीजें कवर की हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, व्यवहारवादी विचारक। व्यवहारवादी विचारक कौन थे? वॉटसन थे। मैंने आपको डिवाइड करके बताया, व्यवहारवादी अलग बताए हैं, संज्ञानवादी अलग बताए हैं, ठीक है, गेस्टाल्टवादी हैं वो बताए हैं। तो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए, उसी के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। उसके बाद क्या है? व्यवहार के जन्मदाता, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? वॉटसन है ये भी। ठीक है दोस्तों, यदि आप वास्तव में सीटेट फाइट करना चाहते हैं तो आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। सीटेट या एमपीटेट जो भी है, आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें खो जाइए और एक अपना टारगेट बना लीजिए उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तभी आपको सीख पाएंगे। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें सीखने की गति कैसी होती है? धीमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। अवस्था है 7 से 12 वर्ष। देखिए दोस्तों, ये प्याजे की अवस्था जो मैंने बताई थी, प्याजे की अवस्था मैंने आपको बताई थी कि जो स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था थी, कौन सी थी? स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या है कि 7 से 12 वर्ष में बालक मूर्त चीजों को ज्यादा देखता है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें बालक क्या करता है? जो मूर्त चीजें होती है, सामने दिखाई देती है, उनके बारे में ज्यादा सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ठीक है, शिक्षार्थियों की स्मृति शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए दिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखिए, अभिप्रेरणा क्या करती है?
शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी कि मोटिवेशन जो मिलता है वो सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट होता है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड मतलब मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना, बंद करना, उपयुक्त सभी। ये नहीं होगा, देखिए उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। मित्रों के द्वारा उपहास क्यों होगा? मित्रों के जैसे आपके 4-5 मित्र हैं, सबके मार्क्स 90% आए लेकिन आपके कितने आए? 60%। तो मित्रों ने आपका उस चीज का उपहास उड़ाया, तो एक पॉजिटिव जो है जो पनिशमेंट है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि यदि आपके माँ बाप बोलेंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, या आपसे कोई अन्य बोलेगा तो उसके बारे में आप बोल, लेकिन मित्र ही जब आपके बारे में बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगली बार हम इससे अच्छे नंबर लेकर आए तो ये बोलने के लायक नहीं रहे, ठीक है। तो ये मित्रों के द्वारा उपहास जो होता है वो सकारात्मक दंड का काम करता है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली से ऐसी क्लास अपलोड करता हूं और जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म।